Hello students, welcome to our current affair class. In this session, we will discuss some important current affairs. So आज हम 10 जुलाई 2024 के कुछ important current affairs डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important क्वेश्चंस बन सकते हैं. So स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इन टूडेज सेशन, आज के सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार. देन वी विल ऑल्सो डिस्कस सम इंटरनेशनल न्यूज, सम अंतर्राष्ट्रीय समाचार. उसके बाद हम कुछ बिजनेस एंड इकोनॉमिक न्यूज डिस्कस करेंगे जो व्यापार और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो न्यूज अभी चल रही हैं. अगर अभी कोई रिसेंटली इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया या कोई रिकग्निशन है, कोई सम्मान है, तो उससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट न्यूज. किसी बड़ी ऑफिसर किसी भी पोस्ट पर अगर अभी किसी की भी नियुक्ति हुई है तो उससे रिलेटेड अगर कोई समाचार बनता है. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज, स्टेट न्यूज, स्टेट इनिशिएटिव, राज्य सरकार ने अगर कोई स्कीम स्टार्ट की है तो वो एक बार हम देखेंगे. देन एग्रीमेंट न्यूज, रक्षा डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, शिखर सम्मेलन. और उसके साथ साथ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑब्चुरीज और निधन से रिलेटेड समाचार. क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारी स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचार के साथ. इंडियाज एम्प्लॉय ग्रोथ इज फाइनेंशियल ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा. तो अभी आरबीआई ने अपना डेटा जारी किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने दिखाया है कि 2024 में जो भारत में रोजगार वृद्धि है, एम्प्लॉयमेंट दर है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है. सो 8 जुलाई 2024 को रिजर्व बैंक ने एक डेटा जारी किया जो दर्शाता है 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष भारत की रोजगार दर में अंतरिम रूप से 6% की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2023 में 3.2% थी. सो आरबीआई ने रिलीज किया है, प्रीवियसली ग्रू बाय 6% इन द फाइनेंशियल फिस्कल ईयर एंडिंग मार्च 31, 2024 up from 3.2% in financial year 23. ऑल्सो आरबीआई के क्लेम्स डेटाबेस ने खुलासा किया है कि रोजगार वित्त वर्ष 2023 में 59.67 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 4.67 करोड़ बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया. तो लगभग 4.67 करोड़ लोगों को रोजगार एक्स्ट्रा मिला है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2023. तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेटा याद रखना है. यह पहली बार है जब आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता का अंतरिम अनुमान लगाने का प्रयास किया है. क्लियर? तो 2024 के लिए भारत की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. ओके. Next is also a national news. Recently, Union Cabinet approved biodiversity beyond नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट. तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौते को मंजूरी दी है. तो 2 जुलाई 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी समझौते, जिसे हाई सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है. तो दिस इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर यूनियन नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी. तो ये किसके थ्रू, ये जो अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है किसके थ्रू साइन की गई है? यूनक्लोज के थ्रू साइन की गई है. क्लियर? तो इसमें क्या होगा? बेसिकली जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए, स्पेशली समुद्री जैव विविधता, जो मरीन बायोडाइवर्सिटीज हैं, उसको संरक्षित रखने के लिए काम किया जाएगा और टिकाऊ उपयोग का लक्ष्य भी रखा जाएगा.
नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज, एक राष्ट्रीय समाचार है। बेसिकली एक बार देखते हैं क्या न्यूज कह रही है। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेनिंग विच इज नोन एज DPIIT ने लॉजिस्टिक्स लागत ढांचे के लिए NCAER, व्हाट इज NCAR, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये भी एक नेशनल न्यूज है जो सेंट्रल MOU के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट इज DPIIT एंड सेकंड इज NCAER। तो इन दोनों ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज को बढ़ावा देने के लिए, जो लॉजिस्टिक कोस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए या उसके ढांचे को सिस्टमेटिक करने के लिए MOU साइन किया गया है। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत में लॉजिस्टिक लागत के मूल्यांकन और ढांचे को विकसित करने के लिए NCAER के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य 2023-24 के लिए लॉजिस्टिक लागत के मूल्यांकन हेतु एक व्यापक अध्ययन तैयार करना और विभिन्न कारकों और क्षेत्रों में लागत अंतर की पहचान करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। Recently, FSSAI, this is Food Safety and Standard Authority of India, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, mandate nutrition labeling on packaged food. सो जितने भी पैकेज फूड हैं उनके ऊपर न्यूट्रिशन जो फैक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो पोषण से रिलेटेड लेबल्स हैं उनको लगाना अनिवार्य हो गया है। तो अभी फसाई ने क्या किया है, अलाउ कर दिया है कि जितने भी पैकेट फूड्स होंगे उनके ऊपर आपको मेंशन करना होगा सारा न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन बेसिकली, जिसमें आपको बताना होगा कि आपने कितनी चीनी का इस्तेमाल किया है, कितने नमक का इस्तेमाल किया है, कितना टोटल सैचुरेटेड फैट है। तो ये सब आपको बोल्ड लेटर्स में और बड़े बड़े अक्षरों में या बड़े बड़े लेटर्स में एक्सप्लेन करना होगा। तो इन संशोधन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पादों के पोषण मूल्य को बेहतर ढंग से समझने और स्वस्थ निर्णय लेने में मदद करेगा। क्लियर? तो अब से जो पैकेट फूड्स हैं उनके ऊपर न्यूट्रिशन लेबलिंग बोल्ड और बड़े लेटर्स में मैंडेटरी हो गई है। और ये रूल किसने लागू किया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज। शहर क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च टू एम्पावर व्यूमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो महिला उद्यमिता व्यूमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सशक्त बनाने के लिए शहर क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो 8 जुलाई को व्यूमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांसयूनल सिविल ने शहर एक क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो शहर ये बेसिकली व्यूमेन्स को एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में क्या करेगा, एम्पावर करेगा, व्यूमेन को साक्षर करेगा कि कैसे व्यूमेन्स क्या हो सकती हैं, एजुकेटेड हो सकती हैं, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम करेगा। यह कार्यक्रम महिलाओं को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन करने के लिए आवश्यक वित्तीय उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद भी करेगा। डन? ओके। नेक्स्ट इज हज कमेटी नाउ अंडर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। तो जो हज समिति थी अब उसे किसके अंदर डाल दिया गया है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन डाल दिया गया है। तो सरकार ने हज समिति की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया है। इस परिवर्तन में नए नियम और विभिन्न मंत्रालयों से अधिकारियों की समिति में नियुक्ति भी शामिल है। Next is also a national news. 16th Financial Commission constituted 5-member advisory council. तो जो 16 वित्त आयोग ने क्या किया है, एक 5 सदस्य 5 मेंबर्स की एक एडवाइजरी कमेटी, एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। तो 16 वित्त आयोग ने 5 सदस्यों के साथ एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। यह परिषद आयोग को उसके संदर्भ की शर्तों और संबंधित विषयों पर सलाह देगा। तो एक एडवाइजरी बॉडी होगी बेसिकली जो टर्म ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी 16 फाइनेंस कमीशन को। वित्त आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं को समर्थन देने के लिए राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के तरीके भी सुझाएगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज। रिसेंटली एक्सिम बैंक साइन USD 2.5 मिलियन एग्रीमेंट विद गुआना। तो जो भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है उसने अभी गुआना गवर्नमेंट के साथ क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है वर्थ $2.50 मिलियन।
और ये किस चीज के लिए? बेसिकली ये सोलर पावर प्लांट को स्टेब्लिश करने के लिए। सोलर पावर प्लांट से जो चलने वाला, संचालित होने वाला एक हवाई अड्डा बनाया जाएगा गुआना में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके लिए ये डील साइन हुई है। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक ने गुआना सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत गुआना के टिमहेरी में स्थित चिड्डी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एक सोलर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता साइन किया गया। यह समझौता गुआना के जीवाश्म ईंधन से नवीकरण ऊर्जा की ओर संक्रमण के प्रयासों में अनुरूप है। क्लियर? तो एक्सिम बैंक और गुआना ने क्या किया? एक एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट इज हांगकांग एंड सिंगापुर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज टू लिव इन द वर्ल्ड। तो अभी अकॉर्डिंग टू मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट फॉर 2024, अभी मर्सर ने क्या किया है? कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट जारी की है 2024 के लिए, जिसमें उसने बताया है कि हांगकांग और सिंगापुर वर्ल्ड की सबसे महंगी सिटीज है। उसके साथ साथ ज्यूरिख भी, जो स्विट्जरलैंड में है, आर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स। तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक है उनके लिए सबसे महंगे शहर हैं। पिछले साल भी यही शहर टॉप पर थे और इस बार भी इन्होंने अपनी बेसिकली जो पोजीशन है वो बनाए रखी है। इसके विपरीत इस्लामाबाद, लागोस और अबुजा सबसे कम जीवन लागत वाले शहर हैं। तो लोवेस्ट में आ गए इस्लामाबाद, लागोस एंड अबुजा, और सबसे ज्यादा बेसिकली हाई लिविंग ऑफ कॉस्ट हैं हांगकांग, सिंगापुर एंड ज्यूरिच। नेक्स्ट इज बिजनेस एंड इकोनॉमी न्यूज। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर विद HPSCB, which is हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ एक रणनीतिक कोऑपरेटिव एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य क्या होगा? स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच में सुधार करना और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। क्लियर? कुछ अदर पॉइंट्स देख लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वो ग्राहक अपने बैंक के भीतर स्वास्थ्य बीमा उत्पादों तक पहुंच सकते हैं। यह साझेदारी ग्रामीण और टीयर 3 क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा प्रवेश को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। तो किस किस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है? हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बीच में, जिसका मेजर पर्पस क्या है? गांवों तक भी हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाना। नेक्स्ट इज टाटा एसेट्स मैनेजमेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो अभी जो टाटा एसेट्स मैनेजमेंट है, उसने भारत का पहला पर्यटन सूचकांक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। तो टाटा एसेट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने भारत का पहला पर्यटन सूचकांक फंड टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। नया फंड ऑफर 8 जुलाई 2024 से 19 जुलाई 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। यह फंड निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स की निगरानी करेगा, जिसमें पर्यटन क्षेत्र की 17 कंपनियां शामिल होंगी। न्यूनतम निवेश राशि 5,000 रुपए, जिसकी ऊपरी कोई सीमा नहीं है। मतलब जो मिनिमम इन्वेस्ट होगा आप 5,000 से कर सकते हैं और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं। क्लियर? Next is RBI approve Govind Singh reappointed as MD and CEO of Utkarsh Small Financial Bank। तो अभी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के जो MD CEO थे वो गोविंद सिंह थे। अभी RBI ने गोविंद सिंह को रीअपॉइंट कर दिया है एज अ MD एंड CEO ऑफ उत्कर्ष बैंक, और ये 3 साल तक इस पोजीशन पर रहेंगे। क्लियर? सो भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के प्रबंधन निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में गोविंद सिंह की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका नया कार्यकाल 21 सितंबर 2024 से शुरू होगा और 3 साल तक चलेगा। नेक्स्ट इज अवार्ड एंड रिकग्निशन न्यूज। तो रोशनी नडार मल्होत्रा अवॉर्डेड चेवलियर डी ला लीजन दी ऑनर। तो रोशनी नदार मल्होत्रा, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जिनको अभी फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, विच इज शेवेलियन डे ला लीजियन डी ऑनर। यह पुरस्कार व्यापार में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। तो फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड किसको दिया गया? अभी रोशनी नडार मल्होत्रा को, जो चेयरपर्सन है HCL की।
नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट न्यूज। रिसेंटली गोविंद सिंह रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो गोविंद सिंह को अभी क्या कर लिया गया है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के एमडी एंड सीईओ दोबारा से अपॉइंट कर लिए गए हैं फॉर 3 years। Next is also appointment news. Supreme Court appoint former Chief Justice of India to head VC selection committee in West Bengal. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पश्चिम बंगाल में वीसी चयन समिति की अध्यक्षता के लिए पूर्व सीएजेआई को नियुक्त किया है। तो 9 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पश्चिम बंगाल के राज्य संचालन विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश यू ललित को नियुक्त किया है। तो अब ये वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं वेस्ट बंगाल स्टेट रन यूनिवर्सिटीज के। क्लियर? तो आपको याद रखना है यू ललित, जो इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ से पहले हमारे क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हें वेस्ट बंगाल की स्टेट रन यूनिवर्सिटी में वीसी वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है। अगली न्यूज भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, नियुक्ति से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। आप सबको पता है भारत ने टारगेट भी लिया हुआ है कि जल्दी से जल्दी उसे भारत से टीबी को क्या करना है, मुक्त करना है। तो प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति क्षय रोग को समाप्त करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्लियर? नेक्स्ट इज आईएक्स बोर्ड अनाउंस की लीडरशिप अपॉइंटमेंट। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड ने सत्यनारायण गोयल को 10 अगस्त 2024 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए अपने अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है। तो अपॉइंटमेंट से आईएक्स बोर्ड अनाउंस की लीडरशिप अपॉइंटमेंट। और किसे अपॉइंट किया गया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड का? बेसिकली सत्यनारायण गोयल को एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है? फॉर 3 years। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो रशिया अप्रूव शेड्यूल फॉर क्रिएशन ऑफ रशियन ऑर्बिटर स्टेशन बाय 2033। तो रूस ने क्या किया है, 2033 तक रूसी कक्षीय स्टेशन के निर्माण के लिए कार्य को मंजूरी दी है। सो बेसिकली रोसकोस्मोस के महानिदेशक यूरी बोरियन ने 2033 तक रूसी कक्षीय स्टेशन बनाने के लिए एक सामान्य कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस परियोजना में नए अंतरिक्षयान, वाहक रॉकेट और भूमि आधारित बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। नाउ नेक्स्ट इज आल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। रिसेंटली इसरो सेलेक्टेड 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन अंडर XCM-4। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, उसने नासा के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 का चयन किया है। इस XCM-4 के लिए कितने जाएंगे? 4 जाएंगे, जिसमें से 2 का चयन किया है। चयनित अंतरिक्ष यात्रियों में केवल एक ही इस मिशन पर जाएगा, जो नासा के अनुसार अक्टूबर 2024 से पहले निर्धारित नहीं है। मतलब 2 अक्टूबर 2024 के बाद ये मिशन पूरा होगा। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट न्यूज। तो गगन नारंग अपॉइंटेड एज चीफ द मिशन फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक। तो निशानेबाज गगन नारंग को पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ द मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनकी जो नियुक्ति है उसकी घोषणा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा ने की है। 4 बार के ओलंपिक और 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को 2024 पेरिस के लिए भारत के शेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया। यह निर्णय मैरी कॉम के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस पद से इस्तीफा देने के बाद लिया गया। तो इससे पहले मैरी कॉम को चुना गया था, बट ड्यू टू हेल्थ रीजन मैरी कॉम ने इस पोस्ट से रिजाइन दे दिया, जिसके बाद गगन नारंग को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट इज PV सिंधु शरद कमल कंफर्म एज इंडियाज फ्लैग बेरर फॉर पेरिस ओलंपिक। तो जो ध्वजवाहक होंगे भारत की तरफ से वो कौन कौन होंगे? PV सिंधु एंड शरद कमल।
तो भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक कमेटी ने घोषणा की है कि पीवी सिंधु और शरद कमर पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु महिला ध्वजवाहक होंगी, जबकि अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल पुरुष ध्वजवाहक होंगे। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से और शरद कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और दोनों क्या होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए फ्लैग बेरर। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। रिसेंटली जसप्रीत बुमराह एंड रश्मिका मंदाना, तो स्पोर्ट्स न्यूज है, जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंदाना क्लिंच आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून कैटेगरी के लिए जसप्रीत बुमराह को भारत की T20 विश्व कप जीत में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी की तरह भूमिका निभाने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से नामांकित किया गया। वहीं स्मृति मंदाना जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में हुए वनडे श्रेणी में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपना पहला आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। तो मेल में जसप्रीत बुमराह फॉर जून मंथ एंड फीमेल में स्मृति मंदाना। नेक्स्ट इज गौतम गंभीर अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस टीम। तो गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेट सलाहकार समिति ने गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की सिफारिश की है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज आगामी श्रीलंका के खिलाफ विदेशी श्रेणी में पदभार संभालेंगे, जहां टीम इंडिया 27 जुलाई से शुरू होने वाले 3 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी और इसको कोच कौन करेंगे? गौतम गंभीर। Next is also a sports news. So recently Adani Group announced a principal sponsor for India team as 2024 Paris Olympic. तो पेरिस में अभी समर ओलंपिक कंडक्ट हुए हैं, तो अभी इसके लिए स्पॉन्सरशिप किसने लिया है? अडानी ग्रुप ने लिया है कि वो इंडिया टीम की स्पॉन्सरशिप करेंगे। तो अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने घोषणा की है कि समूह 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक होगा। यह प्रायोजन इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए तैयारी कर रहे भारतीय एथलीट्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। तो राजस्थान 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाएगा। तो राजस्थान टू अडॉप्ट अ 10-year रोड सेफ्टी एक्शन। तो राजस्थान सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसका उद्देश्य 2023 तक सड़क सुरक्षा को कम से कम कितना कम करना है? 50% तक कम करना है। विश्व बैंक कार्य योजना तैयार करने में सहायता करेगा। तो ये किसकी हेल्प से राजस्थान इस प्लान को अडॉप्ट करेगा? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज। रिसेंटली यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट साइन MOU विद मेक माई ट्रिप। तो उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, एक्सपर्टीज को क्रिएट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी मेक माई ट्रिप के साथ क्या साइन किया है? एक MOU साइन किया है। क्लियर। नेक्स्ट इज कर्नाटका लॉन्च साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। तो हम सबको पता है साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड के टाइम पे। तो कर्नाटका ने साइबर सुरक्षा से रिलेटेड अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो कर्नाटका ने लोगों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को संबोधित करने के लिए डिजिटल नागरिक और ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का इसका मेजर पर्पस क्या होगा? उद्देश्य होगा 2025 तक राज्य भर में 1 लाख से अधिक शिक्षकों और 10 लाख छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और AR/VR में प्रशिक्षण करना है। AR इज ऑगमेंटेड रियलिटी एंड VR इज वर्चुअल रियलिटी। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज। उत्तर प्रदेश लॉन्च मित्र वन इनिशिएटिव अलोंग बॉर्डर्स। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? सीमाओं पर मित्र वन पहल शुरू की है। तो मित्र वन का बेसिकली पर्पस क्या है? जो एनवायरमेंट है, जो इकोलॉजी है, वृक्षारोपण के थ्रू, प्लांटेशन के थ्रू उसको क्या करना? बढ़ाना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन नामक एक पर्यावरण पहल शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ साथ, जिसमें नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शामिल है, हरियाली बढ़ाना है। मीन्स चाहे स्टेट बाउंड्रीज हो चाहे इंटरनेशनल बाउंड्री हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना है और हरियाली को बढ़ाना है।
नेक्स्ट इज बीएसएफ ऑर्गेनाइज ग्रो विद द ट्री प्लांटेशन ड्राइवर इन श्रीनगर। तो बीएसएफ ने श्रीनगर में पेड़ों के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। तो सीमा सुरक्षा बल विच इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भारतीय स्टेट बैंक, तो किस किस के साथ मिलकर किया गया है ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है, ग्रो विद द ट्री, पेड़ों के साथ बढ़े, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण लगाया जाएगा। इस पहल का जो बेसिकली उद्देश्य है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, ताकि जो बीएसएफ ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, एसबीआई अधिकारियों, स्कूली बच्चे हैं, वो ट्री की महत्वता को जाने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हम अपनी इकोलॉजी को बैलेंस कर सकें। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट न्यूज। इंडिया और रशिया ने ट्रेड के लिए अभी बेसिकली इंडिया एंड रशिया एम फॉर 100 बिलियन ट्रेड। भारत और रूस का लक्ष्य है 100 अरब डॉलर का व्यापार करना। तो भारत और रूस ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। किस किस फील्ड में वो बेसिकली कोलैबोरेशन करेंगे, इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्टिलिटी। तो ऊर्जा, व्यापार, विनिर्माण और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में वो बेसिकली ट्रेड करेंगे। चर्चाओं में व्यापक संतुलन, गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना और भारत यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र की संभावनाओं का भी पता लगाना शामिल है। तो जो टैरिफ है इंडिया और रशिया के साथ व्यापार करने के लिए, वो कम हो सके, बैलेंसिंग ट्रेड हो, उसके साथ साथ एक्सप्लोरिंग अ फ्री ट्रेड एरिया। तो ये सब भी इसमें क्या है, इस समझौते में शामिल है। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज बेसिकली। तो अजरबैजान आर्मी पार्टिसिपेट इन बिलेस्टिक 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन कजाकिस्तान। तो अभी कजाकिस्तान में जो बिलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वहां पर अजरबैजान भी पार्टिसिपेट करेगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 11 जुलाई से 17 जुलाई तक ओयमाशा प्रशिक्षण मैदान और कैस्पियन सागर में कैप टॉकमॉक पर होगा। इस अभ्यास में अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। नेक्स्ट है समिट एंड कॉन्फ्रेंस। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करेंगे। तो आप सबको पता है 10वीं ब्रिक्स जो है पार्लियामेंट्री फोरम हो रही है, जिसको इस बार रशिया होस्ट कर रहा है, जो कहां पर कंडक्ट की जाएगी, सेंट पीटर्सबर्ग में कंडक्ट की जाएगी। और भारत की तरफ से इस पार्लियामेंट्री फोरम में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया के प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो सिंपल सी न्यूज है, ब्रिक्स की समिट जो पार्लियामेंट्री फोरम है, वो इस बार रशिया में हो रही है, जिसमें भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट इज ऑब्चरी न्यूज। तो गजेंद्र सिंह खालसा पास अवे इन पाकिस्तान। तो दल खालसा के संस्थापक और संरक्षक गजेंद्र सिंह खालसा की कथित तौर पर 4 जून को पाकिस्तान के एक अस्पताल में हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। वे 74 साल के थे। दल खालसा ने अभी तक उनकी मृत्यु की पुष्टि नहीं की। उनके बाद उनकी बेटी है। तो सिंपल से याद रखना, गजेंद्र सिंह खालसा जो बेसिकली वन ऑफ द फाउंडर एंड पेट्रॉन थे दल खालसा की, अभी उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। क्लियर? ओके. So these are the important nation news, state news, as well as business and economical news we have discussed. We have also discussed some news related to award and recognition, some appointment news, science and technology news, sports news, state news, agreement news, defense news, summit and conference news. और last हमने ऑब्चरी news जिसमें हमने गजेंद्र सिंह खालसा who has passed away recently in Pakistan, who was the founder and patron of Dal Khalsa, अभी हमने डिस्कस की. So I hope you understand this session. Thank you.